नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस्राइल ने इस युद्ध को रिफाइनरी बनाम रिफाइनरी के खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है और उसके हमले के जवाब में ईरान भी खाड़ी के देशों की कई रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है। इन सब के बीच बेबस नजर आ रहे हैं ट्रंप, जिन्हें अब मान लेना चाहिए कि उन्हें ईरान से कोई खतरा था ही नहीं, ना है। अगर खतरा किसी से है तो इस्राइल से है। इस्राइल ने उनकी गर्दन पकड़ ली है और खींचकर अमेरिका को युद्ध के मैदान में घसीट लाया है। ट्रंप के प्रशासन के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इस्राइल की लॉबी के दबाव में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। मान भी रहे हैं कि उसकी परमाणु क्षमता खत्म हो चुकी थी और फिर से बनाने का इरादा भी नहीं था। जिस तरह से इस्राइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है, उससे एक और बात साबित होती है कि इस्राइल ईरान के साथ साथ खाड़ी के देशों की तेल और गैस की सप्लाई को भी नष्ट करने की स्थिति में पहुंचा देना चाहता है। साउथ पार्स गैस फील्ड में कतर और ईरान दोनों मिलकर उत्पादन करते हैं। इस्राइल ने यहां हमला कर बता दिया कि उसे कतर और खाड़ी के दूसरे देशों की भी चिंता नहीं है। इस हमले के बाद ट्रंप ने जो बयान दिया है, उससे और साफ होता है कि उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं। उनका काम युद्ध रोकना नहीं, बल्कि जब तब प्रेस से घिरे रहना है और अलबल बयान देना रह गया है। जब इस्राइल ने तेहरान के डिपो पर हमला किया, तब ट्रंप ने आगे सावधान रहने के लिए कहा था। इसके बाद इस्राइल ने ईरान की और दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला कर दिया। खुद ट्रंप ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया, जहां से वह 90% तेल का निर्यात करता है। तब तो ट्रंप शान बघार रहे थे कि खार्ग पर हमला कर दिया। तो किस आधार पर ट्रंप इस्राइल से कह सकते हैं कि वह साउथ पार्स पर आगे हमला ना करे? अब देर हो चुकी है। ट्रंप की नौटंकी एक्सपोज हो चुकी है। 1988 में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर ईरान ने अमेरिका की सेना पर हमला किया तो मैं खार्ग पर हमला कर दूंगा। 40 साल बाद ट्रंप खार्ग पर हमला करते भी हैं। तो जाहिर है इनकी दशकों की प्लानिंग है ईरान पर कंट्रोल करने की और उसके बहाने चीन और रूस को कंट्रोल में रखने की। खार्ग के उदाहरण से यह भी इशारा मिलता है कि किसी किसी बिंदु पर जिस तरह इस युद्ध में इस्राइल अपना गेम चल रहा है, उसी तरह ट्रंप भी अपना गेम चल रहे हैं। दोनों साथ लड़ भी रहे हैं, दोनों के हित कुछ अलग भी हैं मगर एक भी हैं। अभी ईरान क्या कर रहा है उससे इन्हें खास मतलब नहीं, बस ट्रंप ठोस दलीलों के आधार पर अमेरिका को समझा ही नहीं पा रहे कि ईरान पर उन्होंने हमला क्यों किया और हमला अब तक क्यों जारी है। ईरान की गैस फील्ड पर हमले के बाद ट्रंप ने एक बयान जारी किया, कहा कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उससे गुस्सा कर इस्राइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला कर दिया। पूरे इलाके के एक छोटे हिस्से पर हमला किया गया है। अमेरिका को इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और कतर इस हमले में किसी भी तरह से शामिल नहीं था। ना ही उसे कोई जानकारी थी कि यह हमला होने वाला है। ट्रंप का यह बयान बताता है कि इस्राइल ने उन्हें कंट्रोल में ले लिया है। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के पूर्व निदेशक जोसेफ केंट का बयान सही लगने लगता है कि अमेरिका ने यह युद्ध इस्राइल की लॉबी के दबाव में किया। ईरान के सुरक्षा सचिव अली लारिजानी की हत्या को भी इसी से जोड़ा जा रहा है कि इस्राइल बातचीत नहीं चाहता है, जो भी इसमें शामिल होता है मार देता है। कई घटनाएं बता रही हैं कि इस्राइल अमेरिका से अलग फैसले ले रहा है। अमेरिका का काम उसके हमलों पर चुप रहना है या उसके साथ हमला करना है। ट्रंप को पता है कि कतर के रास लफान का ईरान के टारगेट पर आना दुनिया में हाहाकार मचा सकता है। इस प्लांट को फिर से चालू करने में वर्षों लग जाएंगे। दुनिया भर में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं और उनकी सरकारों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वे अमेरिका का साथ दे रहे हैं। युद्ध के तीसरे हफ्ते में इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने सर्वे किया कि ट्रंप का युद्ध अमेरिका में लोकप्रिय नहीं हो पा रहा। 55% लोग इसके विरोध में हैं, सिर्फ 33% इसके समर्थन में हैं। 11% ने कहा उन्हें पता नहीं। अपनी लोकप्रियता दांव पर लगाकर ट्रंप ने ईरान पर हमला किए जा रहे हैं। जाहिर है ट्रंप अपने नुकसान की नहीं, इस वक्त नेतन्याहू के फायदे की चिंता में डूबे नजर आते हैं।
तभी ट्रंप इस्राइल के बचाव में कहते हैं कि गैस फील्ड के पूरे इलाके पर नहीं, एक छोटे से हिस्से पर हमला हुआ है और अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने ईरान के अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि साउथ पार्स गैस फील्ड के 4 हिस्सों पर हमला हुआ है और उसे बंद करना पड़ा। जाहिर है इस सूचना से ट्रंप के दावे को चुनौती मिलती है कि यह हमला मामूली था। क्या अमेरिका को वाकई जानकारी नहीं थी? और जानकारी होती तो क्या अमेरिका रोक देता? एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि हमला करने से पहले इस्राइल ने अमेरिका को बता दिया था, तो क्यों नहीं रोका गया? एसोसिएटेड प्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है यह पता नहीं कि अमेरिका ने इस्राइल को मंजूरी दी या नहीं। इससे यह भी समझ बनती है कि कई बिंदुओं पर इस युद्ध में इस्राइल और अमेरिका के बीच सहमति नहीं, फिर भी अमेरिका युद्ध में है। इसलिए इस बात में दम लगता है कि ट्रंप इस्राइल के दबाव में हैं। इस्राइल में अमेरिका के पूर्व राजदूत डैन शपीरो ने कहा कि ट्रंप जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का 0 चांस है कि इस्राइल ने अमेरिका की सेना को पूरी जानकारी दिए बिना हमला किया होगा। शपीरो का कहना है कि ट्रंप को पता था और उन्होंने अनुमति दी। अब उन्हें समझ आ रहा है कि खाड़ी के ऊर्जा ठिकानों पर ईरान के अनुचित हमलों से टकराव बहुत तेजी से बढ़ गया है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के जवाब में ईरान का कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला करना कोई मामूली घटना नहीं। कतर ने कहा आग पर काबू तो पा लिया गया, मगर नुकसान बहुत बड़ा है। इस एक फैसिलिटी से दुनिया की जरूरत की 20% एलएनजी की सप्लाई होती है। कतर ने कहा रास लफान के आसपास दूसरे ठिकानों पर भी हमला हुआ है। भारत पर भी गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत भी अपनी एलएनजी की सप्लाई का 40% हिस्सा यहीं से लेता है। ट्रंप ने कहा अब अगर दोबारा कतर के रास लफान पर हमला हुआ तो वे ईरान की गैस फील्ड को बर्बाद कर देंगे। लेकिन क्या ट्रंप खुद इसकी गारंटी दे सकते हैं कि इस्राइल ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा? अगर दूसरी बार इस्राइल ने हमला किया तब जवाब में ईरान को क्या करना चाहिए? ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड और कतर के नॉर्थ डोम फील्ड के इस इलाके में इतनी गैस है कि केवल इसी से दुनिया को 13 साल तक गैस की सप्लाई की जा सकती है। क्या पहले सोचा नहीं गया कि एनर्जी फील्ड पर हमला होगा तो जवाब में उसी पर होगा? ईरान की आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिका के सहयोगी देशों की जितनी भी एनर्जी फैसिलिटी हैं सबको टारगेट किया जाएगा। रास लफान के बाद कतर ने ईरान के अटैचे को निकाल दिया। एक समय था जब कतर इनके जरिए ईरान और हमास के बीच बातचीत करा रहा था। कतर ने इस्राइल के हमले की निंदा भी की है। इस्राइल को चेतावनी जारी की है कि वाइटल फैसिलिटीज पर हमला करने से बचना था। कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार ने ईरान की गैस फील्ड पर इस्राइल के हमले के बाद लिखा कि यह हमला मौजूदा टकराव में एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना फैसला है। इस बयान में इस्राइल का नाम साफ साफ लिया गया है। लिखा है ऊर्जा के संसाधनों पर हमला करना वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा है और इस इलाके के लोगों और पर्यावरण को भी नुकसान होगा। कतर को पता है रास लफान को भारी नुकसान पहुंचा तो उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन इस्राइल क्यों कतर की परवाह करे? वह तो यही चाहेगा कतर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाए। जहां तक कतर की निंदा का सवाल है तो उसने एक बार इस्राइल की निंदा कर दी और कई बार ईरान की, तो साफ है कौन किसकी तरफ खड़ा है। कतर ने रास लफान पर हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कतर के अमीर से बात की और ट्रंप से भी। मैक्रो ने कहा कि यह सबके हित में है कि पानी और ऊर्जा की सप्लाई को बचाने के लिए तुरंत इस युद्ध पर रोक लगाई जाए। मैक्रो ने क्या नहीं कहा इसकी जानकारी आपको ईरान के विदेश मंत्री अराकची के बयान से मिल जाएगी। अराकची ने कहा कि मैक्रो ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राइल के हमले की निंदा में एक शब्द भी नहीं कहा। जब इस्राइल ने तेहरान के तेल डिपो को उड़ा दिया तब मैक्रो ने उसकी निंदा नहीं की। मैक्रो की चिंता यह नहीं कि ईरान की गैस फैसिलिटी पर हमला हुआ है, उसी के बाद तो ईरान को हमला करना पड़ा है। दरअसल मैक्रो भी गेम खेल रहे हैं। अमेरिका की मांग पर युद्धपोत नहीं भेजा, लगा कि मैक्रो की कोई अलग लाइन है। जब इस्राइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया तब इस्राइल की निंदा नहीं की। मैक्रो शायद इसलिए बेचैन हुए क्योंकि कतर के कारण
यूरोप में फिर से गैस और तेल की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैक्रो कतर के बहाने ट्रंप से बतिया रहे हैं कि जल्दी हमले पर रोक लगे। ये लोग केवल बोलने का फर्ज अदा कर रहे हैं। इन्हें पता है कि कुछ भी बयान दो मगर हमला जारी रहे और गेम इन्हीं के हिसाब से सेट होता रहे। आराकची की बात सही लगती है। ट्रंप को फोन करने से क्या हो जाएगा? क्या ट्रंप के बस में है कि वे इस युद्ध को रोक दें? हमला हो रहा है नेतन्याहू के लिए। आप देखेंगे मीडिया की हेडलाइनों में या ट्रंप के बयानों में नेतन्याहू इन दिनों कम दिखाई या सुनाई देते हैं। ऐसा क्यों है, इस पर भी सोचिएगा। इस्राएल के हमले के जवाब में ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के हबशान गैस फैसिलिटी पर हमला कर दिया, जिसके बाद अबू धाबी के इस प्लांट को बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ सऊदी अरब की 2 रिफाइनरी पर भी हमला हुआ। 2 मार्च को सऊदी को रास तनूरा की रिफाइनरी बंद करनी पड़ी थी। अब चालू हुई थी कि रियाद में 2 रिफाइनरी पर हमले की खबर आ गई। सऊदी अरब ने कहा है कि बुधवार को रियाद पर दागी गई 4 मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया है। पूर्वी हिस्से में गैस की फैसिलिटी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। 19 मार्च की दोपहर कुवैत से खबर आती है कि वहां की 2 रिफाइनरी को ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है और वहां आग लगी है। ईरान जानता है कि खाड़ी के देशों की मदद के बिना अमेरिका उस पर हमला नहीं कर सकता है। इस्राएल भी यही चाहता है कि जब खाड़ी के देशों में बने सैनिक अड्डों से अमेरिका हमला कर रहा है तो खाड़ी के देश क्यों नहीं हमले में शामिल हो रहे। खाड़ी के देश समय ले रहे हैं। इस स्टेज पर कोई दावा नहीं कर सकता कि खाड़ी के देश ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। खाड़ी के देशों को यह युद्ध पसंद भी आ रहा है। उनकी तेल और गैस की सप्लाई बंद है, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि खाड़ी के देश सब्र खो रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं कि युद्ध बंद कर दो, हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह की आवाज आपको कम सुनाई देगी, मगर दूसरे देशों में बवाल मचने लगा है। अल जजीरा ने लिखा है कि साउथ पार्स पर हमले के बाद दक्षिण कोरिया की सरकार में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यहां से आने वाले तेल से दक्षिण कोरिया केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को ही पूरी नहीं करता, नाफ्ता और सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाली हीलियम भी इसी इलाके से आती है। खाड़ी से तेल नहीं आएगा तो दक्षिण कोरिया का निर्यात भी ठप हो जाएगा। वहां सरकार की समितियां तेल को लेकर हर रोज आपात बैठक कर रही हैं। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पहली बार रिफाइनरीज पर प्राइस कैप लगाई गई है। गाड़ियों पर राशनिंग करने का प्रस्ताव है। सप्लाई बहुत सीमित हो चुकी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि खाड़ी के देशों का सब्र अनलिमिटेड नहीं है। ईरान उनके सब्र का इम्तहान ना ले। खाड़ी के देशों के पास तेहरान के हमले का जवाब देने की क्षमता है, ये कहते हैं। इसलिए तेहरान अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर ले। तो क्या सऊदी अरब ईरान को जवाब देगा? वह इसराइल और अमेरिका पर दबाव क्यों नहीं डाल रहा? सऊदी अरब अपना दबदबा दिखाना चाहता है कि खाड़ी के देशों का लीडर वही है। रियाद में 12 अरब देशों और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। सीरिया तो ईरान विरोधी है। इन सभी ने अपने साझा बयान में एक शब्द अमेरिका और इसराइल को लेकर क्यों नहीं कहा। 12 देश मिलकर साझा घोषणा पत्र जारी करते। इसमें इसराइल की निंदा केवल लेबनान के संदर्भ में है, ईरान पर हमले के संदर्भ में नहीं। जिसने हमला किया है उसकी बात ही नहीं। किसे बेवकूफ बना रहे हैं? साझा बयान में ईरान की निंदा की गई है। ईरान को नसीहत दी गई है कि युद्ध खत्म करे, और अमेरिका इसराइल का जिक्र तक नहीं। साझा बयान में कहा गया है कि ईरान इंटरनेशनल लॉ का पालन करे, लेकिन कम से कम एक लाइन यह भी लिखा जा सकता था कि अमेरिका और इसराइल किस इंटरनेशनल लॉ के तहत ईरान पर हमला कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ईरान का यकीन सही है कि ये सभी देश इसराइल के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन इन 12 देशों में एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के जहाज को ईरान ने होर्मुज से जाने की अनुमति दी और ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फिर भी पाकिस्तान साझा बयान में शामिल होता है जिसमें ईरान की निंदा की जाती है, इसराइल और अमेरिका की नहीं। ईरान और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है अलग से समझने की जरूरत है। ईरान ने पहले ही कहा था अगर खाड़ी के देशों में बने सैनिक अड्डे से अमेरिका उस पर हमला करेगा तो वह भी उन अड्डों पर हमला करेगा। ट्रंप का बयान पढ़कर हंसी आती है। जिस ईरान पर हमला करने से पहले
उन्होंने किसी नियम कायदे की परवाह नहीं की। इसराइल ने किसी देश की संप्रभुता की परवाह नहीं की, उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया। उस ईरान से कह रहे हैं कतर पर हमला करने की नासमझी ना करे, वरना साउथ पार्स गैस फील्ड पर अमेरिका हमला कर देगा। ट्रंप ने कहा है कि साउथ पार्स पर अब इसराइल कोई हमला नहीं करेगा, बशर्ते ईरान नासमझी करते हुए कतर जैसे निर्दोष देश पर हमला करे। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका इसराइल की मदद या रजामंदी के बिना साउथ पार्स गैस फील्ड पर इतना बड़ा हमला करेगा जो ईरान ने पहले कभी देखा नहीं होगा। मैं इस तरह की हिंसा और बर्बादी की अनुमति नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर दूरगामी असर होगा। लेकिन अगर कतर के एलएनजी पर फिर से हमला हुआ तो मैं ऐसा करने से हिचकिचाऊंगा नहीं। यानी ट्रंप कह रहे हैं साउथ पार्स पर इसराइल हमला नहीं कर सकता है, अमेरिका ही कर सकता है। ईरान तभी पीछे हटेगा जब अमेरिका और इसराइल पीछे हटेंगे। ईरान ने साफ साफ कहा है कि युद्ध तभी बंद होगा जब दोबारा युद्ध नहीं करने की गारंटी दी जाएगी। ईरान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वह कब तक अपना सब कुछ दांव पर लगाता चला जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान हार गया तो केवल उसकी हार नहीं होगी, अमेरिका का ईरान के तेल और गैस पर कंट्रोल हो जाएगा, और जो भी देश ईरान से बराबरी का सौदा किया करते हैं वो देश अमेरिका के दरबारी बन जाएंगे। इसलिए गिनते रहिए कि ईरान की हार में कितने देशों के स्वाभिमान की हार छिपी हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान पश्चिमी एशिया में कहां तक ऊर्जा के ठिकानों पर हमला कर सकता है, दुनिया ने उसकी इस क्षमता को अभी तक नहीं देखा है। उसका टारगेट केवल होर्मुज नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में सप्लाई के दूसरे रूट और पाइपलाइन को भी ईरान ने निशाना बनाया है। संयुक्त अरब अमीरात को फुजैरा पोर्ट बंद करना पड़ा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद यह दूसरा रास्ता था जिससे तेल की सप्लाई जारी रखी जा सकती थी। शायद इसीलिए कतर और यूएई ने ईरान की गैस फैसिलिटी पर हमले की निंदा की, खतरनाक और गैर जिम्मेदार बताया। शायद उन्हें पता है कि इस हमले का अंजाम क्या होने वाला है। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक और रिपोर्ट में दावा किया है कि दुनिया के तेल बाजार का हाल जितना सामान्य दिखाई दे रहा है असल में उससे भी ज्यादा बुरा है। इस लेख में सवाल पूछा गया है कि जब दुनिया में तेल की सप्लाई का तकरीबन 20% ठप हो चुका है तब तेल के दाम $100 या $125 के आसपास कैसे हैं? इस बात का जवाब मिलता है तेल के दामों की ट्रैकिंग करने वाले डेटा को देखने से। आमतौर पर ब्रेंट या WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के दाम ही ट्रैक किए जाते हैं। इन दोनों बेंचमार्क पर खाड़ी के युद्ध का उतना असर नहीं दिखता। तेल के दामों पर युद्ध का असर देखना है तो खाड़ी के तेल के बेंचमार्क को देखिए, जहां दाम $170 प्रति बैरल के पार जा चुका है। 18 मार्च को ओमान का बेंचमार्क $173 प्रति बैरल के पार चला गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा है कि खाड़ी के देशों में कच्चे तेल का भाव $150 प्रति बैरल पहुंच चुका है। उधर पेंटागन, अमेरिका का रक्षा मुख्यालय, युद्ध के लिए $200 अरब मांग रहा है। 3 हफ्ते भी नहीं हुए अमेरिका को $200 अरब मांगने पड़ रहे हैं। ट्रंप तो इन्हीं खर्चों के कारण दूसरे देशों में युद्ध करने का विरोध करते थे। कहते थे ये पैसा अगर अमेरिका की जनता पर खर्च होगा तो अमेरिका महान बनेगा। लेकिन अब क्या? अब अमेरिका को महान नहीं बनाना है, या वही पुराना फॉर्मूला उन्हें भी समझ में आने लगा है, महान बनाना है तो दूसरे देशों के संसाधनों को कंट्रोल में करना होगा, कब्जा करना होगा। इसलिए ट्रंप को यह भी साफ साफ कह देना चाहिए कि ईरान पर अमेरिका ने हमला इसलिए भी किया है कि वह ईरान के तेल और गैस भंडार पर कब्जा करना चाहता है, साउथ पार्स पर कब्जा करना चाहता है। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है कि ईरान और अमेरिका के लोगों पर थोपे गए इस युद्ध का यह सिर्फ तीसरा हफ्ता है। $200 अरब तो आइसबर्ग की टिप है। जो इसराइल फर्स्ट टैक्स आम अमेरिकियों पर लादा जाने वाला है उसके लिए अमेरिका के लोग बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की कांग्रेस में उनके चमचों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। यह ईरान के विदेश मंत्री अराकची का बयान है। जेपी मॉर्गन ने भी कहा है कि इस समय जो शांति दिखाई दे रही है उससे बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं। अगर होर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो अमेरिका में भी असर दिखेगा। तेल और गैस से 1000 चीजें बनती हैं, दवाएं बनती हैं। उन चीजों की सप्लाई से लेकर उत्पादन और दामों पर भी असर पड़ सकता है। भारत के लोग फिलहाल शुक्रिया अदा करें कि भारत में
5 राज्यों में चुनाव हैं। कम से कम मोदी सरकार बंगाल और असम के कारण पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन यह पैसा आएगा कहां से? कंपनियों के घाटे की भरपाई कहां से होगी? जनता के टैक्स के पैसे से तेल की कंपनियों को दिया जाएगा। सरकार तेल की कंपनियों को एलपीजी सब्सिडी के लिए पहले से 30,000 करोड़ दे रही है। क्या ईरान युद्ध के बाद यह राशि काफी होगी? संसद ने 2 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त बजट पास किया है, उसमें से 57,000 करोड़ से अधिक युद्ध की अस्थिरता से बचने के लिए अलग से मांगा गया है। पेंटागन ने ईरान युद्ध के लिए 200 अरब डॉलर के फंड की मांग की है। वॉशिंगटन पोस्ट के विश्लेषण में छपा है, कांग्रेस से इतने बड़े फंड की अनुमति मिल पाना मुश्किल है। अमेरिका में ही गैस 2.79 डॉलर प्रति गैलन से बढ़कर 3.84 डॉलर प्रति गैलन हो गया है। $1 से अधिक दाम बढ़ गए। अमेरिका के हिसाब से बहुत ज्यादा है। हाहाकार मचा होगा। भारत में आज निवेशकों ने शेयर बाजार में करीब 7 लाख करोड़ गंवा दिए। भारत का बाजार 2 दिनों से संभला हुआ था, लेकिन 19 मार्च को सेंसेक्स एक वक्त 2100 अंक से ज्यादा नीचे गिर गया। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की हालत कमजोर ही होती जा रही है। कहा जा रहा है $1 95 रुपए का हो सकता है। इस समय 93 रुपए से अधिक का तो हो ही गया है। इतना नीचे गिर गया है रुपया। जरा जानकारी ठीक से हासिल कीजिए और इन घटनाओं को गहराई में जाकर समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।